हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडजुवेंट अकेडमीज यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्पित चतुर्वेदी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या बायोटेक की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की डेट में जितने भी मतलब आने वाले नए मतलब ट्रीटमेंट्स हैं डिजीज़ के, उसमें जीन थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आजकल डिजीज देख रहे हैं कौन सी, कैंसर, जिसमें से एक मेन है जो कि किसकी वजह से हो रही है, मेजरली म्यूटेशंस की वजह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ढेर सारी डिजीजेस हैं जिनका फ्यूचर में हम लोग इम्प्लीकेशन देख सकते हैं कि जीन थेरेपी से वो ट्रीट किए जा सकते हैं। तो जीन थेरेपी आखिर है क्या, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। Begin it. So what is gene therapy? What actually gene therapy is? The technique to introduce genetic material into cells to compensate for abnormal genes or to make a beneficial protein. Okay, अगर कोई भी म्यूटेटेड जीन है हमारे बॉडी में या हमारी किसी सेल में या टिश्यू के पार्ट में, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोटीन प्रोडक्ट है वो हमारे जो नेचुरल काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, और कोई एडिशनल वर्क या कोई डिफरेंट वर्क कर रहा है जो कि क्या कर रहा है, कोई डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे जीन से जो कि नॉर्मल हो या फंक्शनल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है। अगर हम लोग बात करें तो जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो कि कोड करता है एक एमआरएनए को, मतलब एक कोडिंग पार्ट होता है, और उस एमआरएनए से या तो प्रोटीन बनते हैं या फिर वो जीन सिस एक्टिंग होते हैं या मतलब कि खुद के ऊपर एक्ट करने वाले होते हैं। तो ज्यादातर उन जीन्स में म्यूटेशन होता है जो कि प्रोटीन कोडिंग होते हैं, और ऐसे जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तो जो प्रोटीन बनती है वो हमारी कैसी होती है, ट्रंकेटेड होती है, या फिर हमारी जो नॉर्मल फंक्शनल प्रोटीन होती है उससे अलग होती है, या फिर अपना काम नहीं कर पा रही होती है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रोटीन बनती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती, बल्कि हमारे लिए और नुकसानदायक होती है, और वो क्या करती है, वो डिजीज कॉज करती है। ठीक है, तो जीन थेरेपी इज अ टेक्निक टू इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल इनटू सेल्स टू कंपनसेट फॉर एबनॉर्मल जीन्स और टू मेक अ बेनिफिशियल प्रोटीन। यानी उन जीन्स को रिप्लेस करने के लिए या फिर एक बेनिफिशियल प्रोटीन को डेवलप करने के लिए हम इस थेरेपी या इस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं सेल्स के अंदर, और उससे हमें क्या मिलता है, बेनिफिशियल प्रोटीन मिलते हैं या एबनॉर्मल जीन्स को सही करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वो कई तरीके की अप्रोचेस को यूज करते हैं, या कई तरीके की कह लीजिए टेक्निक्स को यूज करते हैं जीन थेरेपी के अंदर ही इसको कंप्लीट करने के लिए। तो वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अ नॉर्मल जीन मे बी इंसर्टेड इनटू अ नॉन स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द जीनोम। मतलब हम एक जीन ले लें, जैसे अगर हमारे पास एक जीन है, मान लीजिए बीटा गैलेक्टोसिडेज का। ठीक है, ये तो कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक जीन है। अगर हम लोग मान लें कोई भी जीन है, हमारे पास इंसुलिन का जीन है। ठीक है, इंसुलिन का जीन है, और वो जीन जो प्रोटीन कोड कर रहा है वो ट्रंकेटेड है या वो म्यूटेटेड है। तो हम क्या करें, हम ये ना देखें कि ये जीन हमारे डीएनए में किस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम इस चीज पे ध्यान न दें कि ये जीन हमारे डीएनए में किस जगह पे प्रेजेंट है, और हम एक जीन लें जो कि नॉर्मल हो, एक नॉर्मल जीन हो जो कि इंसुलिन को कोड कर रहा हो, और उसको हम क्या कर दें, कहीं भी इंसर्ट करा दें रैंडमली डीएनए में। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो जीन होगा नॉर्मल वाला, ये कंपनसेट कर देगा किसको, ये जो ट्रंकेटेड प्रोटीन को कोड करने वाला जीन है उसकी प्रेजेंस को। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि हमारे जो इंसुलिन पहले नहीं बन पा रही थी वो अब बनने लगेगी एडिशनल जीन की वजह से। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरी अप्रोच क्या है, एन एबनॉर्मल जीन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ नॉर्मल जीन थ्रू होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे एक ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए के अलग अलग बेस पेयर्स की कोडिंग है। इस बेस पेयर की कोडिंग में अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे मान लीजिए यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है इस एरिया में,
ये म्यूटेटेड है और हमें ये जीन जो है वो रिप्लेस करना है अपने नॉर्मल जीन से। तो हम क्या करेंगे, जो डीएनए के बेस पेयर की सीक्वेंस इस साइड होगी उसके 5 प्राइम पे और 3 प्राइम पे दोनों ही हम सीक्वेंस कर लेंगे, या हमें पता होनी चाहिए। फिर हम एक एडिशनल फ्रेगमेंट यूज करेंगे डीएनए का, जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेल के अंदर। उस एडिशनल फ्रेगमेंट की खास बात क्या होगी कि ये जो फ्रेगमेंट होगा, दिस फ्रेगमेंट ऑन बोथ द साइड, ये हमारा फ्रेगमेंट सेम होगा इंसर्टेड फ्रेगमेंट के। जो हम फ्रेगमेंट इंसर्ट कर रहे हैं उस फ्रेगमेंट में हमारा 5 प्राइम वाले पार्ट भी और 3 प्राइम वाला पार्ट भी दोनों ही स्ट्रैंड्स का सेम होगा। तो होता क्या है इससे कि ये डीएनए जब अगली बार ये यहाँ पे जाके इंकॉर्पोरेट हो जाएगा, जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा पूरा, जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो ये वाला पार्ट जो हमारा हमने फॉरेन जीन या इंसर्ट करा है फॉरेन डीएनए का, वो इंकॉर्पोरेट हो जाता है किसमें, डीएनए में। ऐसे चांसेस होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, और ऐसा होता क्यों है, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। और क्योंकि होमोलोगस सीक्वेंस के थ्रू हो रहा है, इसको हम लोग इसीलिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी एक अप्रोच हो सकती है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जीन थेरेपी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एन एबनॉर्मल जीन कैन बी रिपेयर्ड थ्रू सेलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन विच रिटर्न्स जीन टू इट्स नॉर्मल फंक्शन। मतलब अगर कोई जीन है, मान लीजिए कि डीएनए है, इसकी किसी एक बेस पेयर या 2 बेस पेयर पे म्यूटेशन हुई है, तो हम क्या करें, उस म्यूटेशन को रिवर्स कर दें, उस म्यूटेशन को रिवर्स कर दें, जिससे हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल जीन बन जाएगा। और नॉर्मल जीन क्या कर रहा होगा, नॉर्मल जीन हमारी नॉर्मल प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, जो कि फंक्शनल होगी और हमारे लिए काम की होगी। लेकिन ये टेक्निक मतलब ये वाला जो अप्रोच है ये उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से बेस पेयर पे स्पेसिफिकली म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो जीन थेरेपी को हम लोग देख सकते हैं 2 तरीके से कि जीन थेरेपी कैसी हो सकती है, जर्म लाइन और सोमैटिक सेल लाइन। ठीक है, जीन थेरेपी में हम लोग 2 तरीके के सेल लाइन्स को यूज कर सकते हैं, एक तो जर्म लाइन और दूसरी सोमैटिक सेल लाइन। तो जर्म लाइन जो होगी, जर्म लाइन जैसे जर्म सेल आपको पता है, जर्म सेल जो कि हमारे मतलब फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें अगर हम लोग जीन थेरेपी करते हैं तो जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द जीनोम ऑफ ए गैमेट, अ जाइगोट और एन अर्ली एम्ब्रियो, या अगर हम जाइगोट में या गैमेट में या फिर अर्ली एम्ब्रियो में कुछ भी जेनेटिक चेंज करते हैं तो वो क्या होगा, परमानेंट होगा। दूसरी चीज उसको हम क्या कहेंगे, जर्म लाइन जीन थेरेपी कहेंगे। लेकिन इसको करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा कौन सी यूज करते हैं, सोमैटिक सेल लाइन जीन थेरेपी को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू सोमैटिक सेल्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। सोमैटिक सेल्स जो कि हमारे टिश्यूज या डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जीन थेरेपी जो है वो 2 तरीके की है, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल में क्या होता है, जीन्स आर डिलीवर्ड to appropriate target cells with the aim of obtaining the optimal expression of introduced genes. And what is non-classical, they inhibit the expression of genes associated with the pathogenesis। मतलब कोई एक जीन है जो कि क्या कर रहा है, पैथोजेनेसिस क्रॉस कर रहा है या फिर कोई डिजीज क्रॉस कर रहा है, तो हम उस जीन को अगर इनहिबिट कर दें तो ये कैसे कहलाएगी, नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी। और क्लासिकल जीन थेरेपी, जीन्स जो कि हमारे अप्रोप्रिएट टारगेट सेल्स में काम के लिए चाहिए, हम उनको डिलीवर कर दें उन सेल्स को, तो वो कौन सी कहलाएगी, क्लासिकल जीन थेरेपी। ठीक है, तो ये कुछ ह्यूमन डिजीज हैं जो कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के टारगेट हैं, यानी कि इन बीमारियों को या इन डिजीज को हम जीन थेरेपी के थ्रू सही कर सकते हैं। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया ए के टारगेट सेल्स इन लीवर, मसल, बोन मैरो सेल्स, और इसका जो ट्रांसफेक्टेड जीन होता है वो फैक्टर 8 होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर हमारे कोई भी वुंड होता है या हम लोग के चोट लगती है तो ब्लड लॉस जो है वो रुकता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती है। हीमोफीलिया बी में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं टारगेट सेल्स, और फैक्टर 9 जो है इसका ट्रांसफेक्टेड जीन होता है। तो इन जीन्स को हमको चेंज करना है या इन जीन को हमें रिवर्ट बैक करना है म्यूटेशन, और हमको सही या नॉर्मल फंक्शन मिलने लगेगा।
और ये डिजीजेस कॉज नहीं होंगी। फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरेमिया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, बोन मैरो टी सेल्स में एडेनोसिन डीएमिनेज इसका ट्रांसफेक्टेड जीन होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये काफी कॉमन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लंग एयरवे सेल्स में होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन में। जब सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन में जब म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, जो इसका चैनल होता है CL- का चैनल, ये म्यूटेट हो जाता है और ये प्रोटीन अपनी फोल्डिंग कंप्लीट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से CL- जो है वो इससे नहीं क्रॉस हो पाता, या फिर हमारा जो वो चैनल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट ही नहीं हो पाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इंसर्ट नहीं हो पाता है तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज कर देता है। और इसमें जो है ये लंग एयरवे सेल्स में होता है और इसमें एडिमा हो जाता है। एडिमा यानी कि जो फ्लूइड है वो कहाँ आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में निकल आता है और ये डेथ भी कॉज कर सकता है। इट इज फेटल। एंड द कैंसर इज ऑल्सो, दैट इज ट्यूमर सेल्स। ये तो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। P53, RB, इंटरल्यूकिन्स, ग्रोथ इनहिबिटरी जीन्स, एपोप्टोजेनिक जीन्स, अलग अलग जीन्स में म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं मेथड्स फॉर इंसर्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन इन दी टारगेट सेल्स। कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग जो है अपना टारगेट जीन इंसर्ट कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं टारगेट सेल्स में। टारगेट सेल्स मतलब क्या है, यहाँ पे वो सेल्स जिनमें कोई भी जीन हमारा म्यूटेटेड है जिसे हमें चेंज करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग मेथड्स की। तो मेथड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। मेथड का मतलब क्या है, यहाँ पे मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन इन दी टारगेट सेल। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी एनिमल है उसको हम लोग को एक जगह रखना है या उसको हम वहीं पे हम लोग उसे बचा रहे हैं जहां पे वो रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सीटू। ओके, और अगर उस एलिमेंट को, उस एनिमल को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, कोई दूसरी जगह ले जाते हैं जहां पे हम उसको देखभाल करते हैं, उसकी प्रजाति को बचाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स सीटू। ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, अगर हम लोग बॉडी के अंदर ही जीन्स को इंसर्ट करा रहे हैं, बॉडी के अंदर हमारे क्या है, टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू में जो भी हमारा जीन मिसिंग है या जो हमारा जीन म्यूटेटेड है, अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं या उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे, इन सीटू, इन विवो, सॉरी। और अगर हम टिश्यू को या सेल्स को बाहर निकाल के कल्चर कर रहे हैं, फिर उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसको, जीन्स को जो कि म्यूटेटेड हैं या जरूरी हैं सेल्स के लिए, और फिर हम लोग उन सेल्स को री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसमें, हमारे होस्ट में या हमारे ऑर्गेनिज्म में जो कि डिजीज्ड है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स वीवो। जैसे एक्स सीटू होता है वैसे ही एक्स वीवो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जीन डिलीवरी सिस्टम की, कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो कि जीन की डिलीवरी करने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले तो इनको दो बेसिक कैटेगरीज में मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो वायरल बेस्ड वेक्टर और एक नॉन वायरल बेस्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो वायरल बेस्ड वेक्टर में अगर हम लोग देख लें तो तीन तरीके के हैं, रेट्रोवायरसेस, एडिनोवायरसेस एंड एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस। और नॉन वायरल बेस्ड वेक्टर्स में बाइलिस्टिक गन एंड लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट जीन डिलीवरी सिस्टम इज मैंडेटरी इन द जीन थेरेपी एज द टारगेटेड टिश्यू मस्ट प्रॉपर्ली रिसीव द अप्रोप्रिएट जीन्स। तो इनकी जरूरत क्या है इतने ज्यादा सिस्टम की, हम लोग कोई भी एक नॉर्मल सिस्टम डेवलप करके क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रोप्रिएट जीन डिलीवरी सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी हमारी टारगेट टिश्यू है उस तक जीन का पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा या हम किसी भी टिश्यू में रैंडमली इंसर्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए और ज्यादा फेटल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेट्रोवायरसेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की। ठीक है, तो रेट्रोवायरसेस कौन से वायरसेस होते हैं, रेट्रोवायरसेस आर द वायरसेस दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, एंड परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आफ्टर इंसर्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। तो इसका मतलब इसमें कौन सा एंजाइम बहुत ही जरूरी है होना, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें होगा ही होगा। तो हम लोग करते हैं, रेट्रोवायरसेस जो होते हैं उनको लेते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको हम लोग उसका कुछ पार्ट हम लोग रिमूव कर देते हैं, और उस कुछ पार्ट को रिमूव करके हमको जगह मिल जाती है किसके लिए, फॉरेन जीन को इंसर्ट करने के लिए। और उस फॉरेन जीन को इंसर्ट करने के बाद हम इसको वायरस को किसको पैक कर देते हैं एनवलप के अंदर। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं अपने जीन की। और वो जीन
क्या होता है, वो जीन जाता है, वो mRNA जाता है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, वहां वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के जीनोम में। ठीक है, होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, और फिर जैसे जैसे होस्ट का जीनोम रेप्लिकेट करता है, वो वायरस का जीनोम भी या वो फॉरेन जीन जो कि हमें चाहिए था वो भी रेप्लिकेट करता है साथ में, और एक्सप्रेस करता है हमारी टारगेट प्रोटीन जिनकी हमको जरूरत थी। और फिर उस टारगेट प्रोटीन की वजह से हमारे सेल में क्या होता है, जो डिजीज पहले कॉज कर रहा था वो सेल, वो अब डिजीज रेजिस्टेंट हो जाता है, या उस डिजीज को वो ओवरकम कर लेता है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो रेट्रोवायरसेस मीडिएटेड ट्रांसफर के एडवांटेजेस क्या है कि इट इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट जीनोम प्रोवाइडिंग स्टेबल एक्सप्रेशन। मतलब जो हम फॉरेन जीन इंसर्ट कराते हैं वो इंटीग्रेट हो जाता है हमारे होस्ट के जीनोम में, और उससे हमें क्या मिलता है, स्टेबल एक्सप्रेशन मिलता है हमारे जो फॉरेन जीन है या हमारा जो डीएनए है वायरस का, जो कि हमने इंसर्ट कराया है अपने हिसाब से ट्रंकेट करके, उसका स्टेबल एक्सप्रेशन मिलता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, कंटेन नो वायरल जीन्स। जैसा कि हमें पता है हमने इसको वेक्टर की तरह यूज करने के लिए इसके जो वायरल पार्टिकल जो जीन थे जो कि इन्फेक्शियस थे, उसको हमने क्या करा है, ट्रंकेट कर दिया है या उसको रिमूव कर दिया है, और उसमें हमने क्या कर दिया, जो हमको यूजफुल फॉरेन जीन्स थे वो हमने उसमें इंसर्ट करा दिए हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है, फ्यू इम्यूनिटी प्रॉब्लम। मतलब जब रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में एंट्री लेता है या हमारे सेल्स में एंट्री लेता है, तो जो इम्यून से रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का इन वायरल पार्टिकल्स के अगेंस्ट, वो बहुत ही वीक होता है या बहुत नॉर्मल होता है। तो इसके लिए ये एक फायदे की बात है कि इन रेट्रोवायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस है इन्फेक्ट्स ओनली डिवाइडिंग सेल्स। ओके, नॉन डिवाइडिंग सेल्स को ये इन्फेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स ही ऐसी हैं जो कि क्या करेंगी, कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन कर रही होंगी। मतलब उन सेल्स में रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो वायरल जीनोम है वो होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो होस्ट का डीएनए है उसका रेप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो वायरल जीनोम है या जो फॉरेन जीन्स है वो भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स को ही इन्फेक्ट करता है। दूसरी चीज, रैंडम इंटीग्रेशन में कॉज इंसर्शनल म्यूटेशन। मतलब अगर कोई भी जीन है जो हमारा एक प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है, और वो जीन मान लीजिए अगर 70 बेस पेयर्स का है, ठीक है, और इस 70 बेस पेयर्स का होना बहुत जरूरी है एक साथ। अगर हम इन 70 बेस पेयर के बीच में कहीं पे अपना फॉरेन जीन इंसर्ट कर देते हैं या वायरल जीन इंसर्ट कर देते हैं रैंडमली जीनोम में, तो ये प्रोटीन एक को बनाने के चक्कर में हम दूसरी प्रोटीन को ट्रंकेट कर देंगे या दूसरे के जीन को डिसरप्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक डिजीज से बचेंगे और दूसरी डिजीज हो जाएगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तीसरा क्या है, रिलेटिवली लो टाइटर स्टॉक्स। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एडेनोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की। एडनोवायरसेस के बारे में अगर देखें तो एडनोवायरसेस आर डीएनए वायरसेस। ये बात बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली है। एडनोवायरसेस कैसे होते हैं, डीएनए वायरसेस होते हैं। एडनोवायरसेस आर डीएनए वायरसेस विद लीनियर डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस विद जीनोम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 36 किलो बेस पेयर। 36 किलो बेस पेयर का जीनोम होने से हमको क्या फायदा हो रहा है, यहाँ पे हमको अगर हम इस वायरल जीनोम का जो डीएनए है उसको हम लोग रिमूव कर दें जो कि इन्फेक्शियस हो सकता है उसको, तो हमें अच्छा खासा डीएनए का सेगमेंट मिल जाता है इंसर्ट करने के लिए। ये 36 किलो बेस पेयर यहाँ पे क्या दिखाता है कि ये जो कैप्सिड है, ये जो प्रोटीन की कैप्सिड है हमारे वायरस की, इसके अंदर हम लोग 36 किलो बेस पेयर का न्यूक्लिक अपना जो आपका न्यूक्लिक एसिड है या फिर डीएनए है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉरेन जीन है उसको इंसर्ट करने के लिए अच्छा खासा हमको स्पेस मिलता है, या अच्छा खासा हम लोग मतलब लंबा सेगमेंट डीएनए का इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एडेनो वायरस है वो एंटर करता है सेल के अंदर, ठीक है, और इसमें जैसे कि डीएनए होता है, मॉडिफाइड डीएनए होता है हमारा, जैसे ये पार्ट है जो कि पर्पल से शो हो रहा है यहाँ पे, ये मॉडिफाइड डीएनए है। ये बाकी नॉर्मल डीएनए है जो कि वायरस का डीएनए है, और ये वो जीन है जो कि हमें चाहिए सेल के अंदर या जो कि म्यूटेटेड है सेल के अंदर। तो हमने ये जीन क्या करा, ये जीन हमने इस वायरस के कैप्सिड के अंदर रख दिया और फिर इस वायरस के थ्रू ये टारगेट सेल में एंट्री ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है वहां से डीएनए एंट्री करता है, और उस डीएनए से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिससे हमें क्या मिलता है, एमआरएनए बनता है, और ये एमआरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म में और प्रोटीन बनाता है।
ठीक है, तो ये एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि ये डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग दोनों ही सेल्स को इफेक्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि जो हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो तो सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में हो रहा होगा, लेकिन जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग दोनों ही सेल्स में होता है। तो हमें क्या मिलता है, ये एक एडवांटेज है एडेनोवायरसेस का रेट्रोवायरसेस के ऊपर। तो हम लोग देखें इसके एडवांटेजेस अगर, तो इट कैन कंटेन मोर देन 30 किलो बेस पेयर ऑफ नॉन वायरल डीएनए। मतलब अगर हम लोग 6 किलो बेस पेयर छोड़ देते हैं वायरल डीएनए, जो कि इंपॉर्टेंट है इसकी असेंबली के लिए, उसके अलावा हमारा मोर देन 30 किलो बेस पेयर नॉन वायरल डीएनए हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इट हैज वेरी हाई टाइटर स्टॉक्स एंड सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो है इनफैक्ट बोथ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जो कि बताया क्यों। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, डज नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका एक काफी मेजर ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे जो हमारा डीएनए वो एमआरएनए बना रहा है और ये एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है होस्ट सेल में, होस्ट सेल के जीनोम में। तो होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेशन ना होने की वजह से ये काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसे बार बार ये थेरेपी करवानी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज वेरी इम्यूनोजेनिक, ठीक है। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो काफी हाई होता है। तीसरे वायरस कौन से हैं जिसको हम यूज करते हैं, दैट आर एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो एडेनो एसोसिएटेड वायरस मतलब क्या है कि एडेनो एसोसिएटेड वायरसेस आर द वायरसेस फ्रॉम द प्रोवायरस फैमिली एंड दे आर नॉन पैथोजेनिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। मतलब जो इनका जीनोम होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इट रिलाई ऑन को इन्फेक्शन बाय एन एडेनो और हेरपीज वायरस टू रेप्लिकेट। मतलब इन वायरसेस की एंट्री अगर हो भी जाती है हमारे सेल्स के अंदर, तो ये तब तक रेप्लिकेट नहीं करते हैं या तब तक अपना एक्सप्रेशन नहीं शो करते हैं जब तक एडेनो वायरस या हेरपीज वायरस इनके साथ उसी सेल को इन्फेक्ट करें, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इट कैन इंटीग्रेट इनटू जीनोम प्रोवाइडिंग स्टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें स्टेबल एक्सप्रेशन मिलता है किसकी वजह से, क्योंकि इसका जो जीनोम है वो इंटीग्रेट हो जाता है हमारे होस्ट सेल के जीनोम में। इट कंटेन्स नो वायरल जीन्स, इट इज नॉन पैथोजेनिक, इट हैज नो इम्यूनिटी प्रॉब्लम एंड इट इन्फेक्ट्स नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तो डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग दोनों ही सेल्स को ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इट हैज स्मॉल कैपेसिटी फॉर फॉरेन जीन सीक्वेंसेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ वायरल स्टॉक, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन से मीडियम जो कि हम लोग यूज कर रहे थे, कौन से वायरल बेस्ड वेक्टर्स। हम लोग देखते थे नॉन वायरल बेस्ड वेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करते हैं तो द लिपिड कोटिंग अलाउज। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइपोसोम क्या होता है, कि अगर हमारे पास ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है जिसमें हमें क्या होता है, ये दिस इज एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है। जो इसकी ये लॉन्ग चेन्स होती हैं हाइड्रोकार्बन की, ये क्या होती हैं, दीज आर हाइड्रोफोबिक, ओके। और ये जो हेड्स होते हैं दीज आर हाइड्रोफिलिक और वाटर लविंग, और दीज आर वाटर हिटिंग, दीज आर वाटर लविंग, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग डीएनए को मिक्स करते हैं इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ। तो लिपिड की टेंडेंसी होती है, इन हाइड्रोफोबिक जो चेन्स होती हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि ये वाटर से दूर भागती हैं। ऑब्वियसली वाटर हिटिंग है तो वाटर से दूर भागती हैं। तो ये लिपिड जो है एक सर्कल बनाती हैं ताकि वाटर इनमें कहीं भी एंटर ना कर पाए, ठीक है, वाटर इनमें कहीं भी इंटर ना कर पाए। तो ये अपने अंदर किसको इंगल्फ कर लेती हैं, डीएनए को इंगल्फ कर लेती हैं, डीएनए इनके अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो हमारे हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं ये चार्ज लविंग होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज से रिपेल नहीं होते हैं। तो ये इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं अंदर की साइड पे, ठीक है। तो डीएनए जो है वो स्टेबली इसके अंदर रहता है।
और इससे हमें क्या मिलता है, द लिपिड कोटिंग अलाउज द डीएनए टू सर्वाइव इन वीवो, बाइंड टू सेल्स एंड बी इंडोसाइटोज्ड इनटू द सेल। इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे ये हमें फायदा होता है कि डीएनए को बॉडी के अंदर मतलब अगर फ्रीली रहेगा तो न्यूक्लियसेस होते हैं, बहुत सारे तरीके के न्यूक्लियसेस होते हैं, तो वो उनको कट कर सकते हैं, डीएनए को कट कर सकते हैं, तो हमारे वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो उन न्यूक्लियसेस से बचाता है क्या, ये लिपिड कोटिंग। दूसरा, सेल्स में बाइंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज कौन हो सकता है, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जो कि एम्फीपैथिक हो या फिर उसके सेम कैटेगरी के हों, ठीक है। उसके बाद एंडोसाइटोस होने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये फ्यूजन हो गया, ये फ्यूजन किसका हो गया, हाइड्रोफोबिक जो एरिया था वो हाइड्रोफोबिक एरिया में मिल गए, और हाइड्रोफिलिक में, और हमारा डीएनए जो है वो सेल के अंदर इंसर्ट हो गया। तो एक बहुत ही अच्छी मतलब अप्रोच है ये यूज करने के लिए, जो कि यूज करी जाती है जीन थेरेपी में, टारगेट करने के लिए किसको, हमारा जो डीएनए होता है उसको टारगेटेड टिश्यू में। बात कर लेते हैं हम लोग इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है कि नो वायरल कंपोनेंट्स, इसमें कोई भी वायरल कंपोनेंट्स नहीं है। इससे क्या फायदा है कि हमको ये सेफ्टी है हमारे पास कि ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा, ये हमारे लिए फेटल नहीं होगा। दूसरी चीज, इट इज नॉन पैथोजेनिक, इससे कोई भी पैथोजेनिक ये इफेक्ट कॉज नहीं कर रहा है, ये हमारी बॉडी के लिए फेटल नहीं है। तीसरे, नो इम्यूनिटी प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारी बॉडी का ही एक सेल के पार्ट की तरह है, डीएनए हो गया या हमारा लिपिड्स हो गए, तो ये इम्यूनोजेन की तरह काम नहीं करते हैं या कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट नहीं करते हैं। तीसरा, नो साइज लिमिट ऑफ फॉरेन जीन्स, मतलब जो हमारा फॉरेन जीन है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, उसको हम लोग कैसे भी इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि जितना चाहें हम उतना लाइपोसोम बना सकते हैं और उतना हम डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं अपने सेल्स के अंदर। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लो ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी। अब होता क्या है कि अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिफ्यूज कर दिया, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी भी तरीके से बाइंडिंग नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसी बाइंडिंग ज्यादातर हम लोग कंट्रोल्ड कंडीशन में पैग पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में करवाते हैं लैब में, लेकिन वो होता है इन विट्रो। इन वीवो कराना ये चीज बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर ये चीज नहीं हो पाई तो जो हमारा ट्रांसफेक्शन है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो लो ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी होती है। दूसरी, लो रेट ऑफ स्टेबल इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन का रेट है वो काफी लो है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन के रेट का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा सेल होंगे हमें उतने ज्यादा लाइपोसोम चाहिए। एक लाइपोसोम एक में ही फ्यूज होगा और उसमें डीएनए मतलब मूव हो जाएगा, तो इसलिए हमें क्या है कि इनका जो रेट है वो काफी कम है, ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं अंदर जाके ऐसे कि बट जा रहे फिर आगे कर दे रहे हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन, लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन इसमें नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेट हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन नहीं है। और जो बायोलिस्टिक गन है वो तो हम लोग को पता है, जीन गन होती है। हम लोग जीन जो हमारा टारगेट जीन होता है उसको हम लोग गन के टिप पे रखते हैं, और वो काफी मतलब वेलोसिटी से क्या करती है, सेल के अंदर सीधे न्यूक्लियस के अंदर उस डीएनए को इंसर्ट करा देती है। वो डीएनए क्या होता है, एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, उससे प्रोटीन बन जाती है, और वो प्रोटीन क्या करती है, वो प्रोटीन हेल्प करती है हमारे डिजीज के प्रोटीन को कंपेंसेट करने के लिए, या म्यूटेड प्रोटीन को कंपेंसेट करने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो। इफ यू गाइज लाइक इट, इफ यू गाइज मतलब फाइंड इट हेल्पफुल, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच। दिस इज अर्पित चतुर्वेदी। और अब बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। थैंक यू सो मच।